उसने कभी नहीं कहा कि मुझे एक्टर बनना है और मैंने भी कभी पूछा नहीं। मेरी बीवी पूछती है कि यार तू दिखने में तो एक्टर की तरह है, कभी कर ले। तो वो हंसता है, कहता है बाद में देखा जाएगा। ये स्विमर लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं। अच्छा। और मुझे कभी कभी शक होता है कि ये मेरा बेटा है या मेरा बाप। इस तरीके से बात करता है मेरे साथ। क्योंकि लगता नहीं है तेरी ड्यूटी ये है कि यार मैं तेरा बाप हूँ, मैं 6 साल से ये पिक्चर बना रखा हूँ, कि तेरे को कुछ तो कहना चाहिए पिक्चर के बारे में। एक ज़माने में सिर्फ हमें एक्टर माना जाता था, आजकल हम सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। लोगों ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया 10 मिनट तक। मुझे कम से कम इतना एहसास हो गया कि मैंने बहुत फुद्दू पिक्चर तो नहीं बनाया। मैंने इस फिल्म की जिक्र की थी ज़ीरो के टाइम पे, और वो मुझे एक दिन उनके जन्मदिन में कह रहे थे कि मैडी वो कहानी मुझे अच्छी लगी, मैं उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा थैंक यू सर, बड़े प्यार से। कहता है नहीं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो गया इस फिल्म के लिए। हालांकि 6 साल लग गए, पर हम हमेशा भागते रहे, आज भी भागता रहा हूँ। अगर हम सीक्वल बनाते ना, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बना रहे जी। किसी के दिल में मतलब सिनेमा के लिए प्यार नहीं है या ऐसी कोई कहानी नहीं आई। हाय, दिस इज आर माधवन एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड नाउ। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में काम कर कर हमें एंटरटेन किया है, और अब वो अपनी अपकमिंग फिल्म रॉकेटरी के साथ हमें एंटरटेन करने फिर आ रहे हैं। माधवन, क्या कहे मैडी। बिल्कुल। हाउ आर यू? आई एम वेरी एग्जॉस्टेड यार। मेरी हालत खराब हो चुकी है। मैं एक फिल्म के प्रमोशन के लिए अकेला बैठा हूँ, क्योंकि जी मजाक की बात यह है कि मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर भी वही हूँ। फिल्म में हीरोइन अभी नहीं है मेरे साथ। नंबी नारायण साहब जो मेरे साथ होने वाले थे, उनकी तबीयत खराब हो गई जी। तो ये वन मैन बैटल चल रहा है, और मैं पिछले 6 रातों से सोया नहीं हूँ। सो मुझे माफ कीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आर एस स्टेडियम के टाइम से मुझे याद है, मैं खुद थिएटर पे गया था, मैंने फिल्म देखी थी, इतना एंजॉय किया था, लाइक यू नो विद फ्रेंड्स। टॉकिंग अबाउट रॉकेटरी, डायरेक्शन करना, साथ में आप लिख भी रहे हो और इतनी सारी चीज़ें, एक्ट भी कर रहे हो, कैसे मैनेज किया आपने तीनों चीज़ें? जब मैं डॉक्टर नंबी नारायण से मिला तो उनकी कहानी ने मुझे इतना छू दिया। मुझे कहानी को सुनकर मैं इतना गुस्सा हो गया, क्योंकि वो बेचारे खुद अपने तारीफ में बात नहीं करना चाह रहे थे। उनके दर्द, उनके मन में ये दर्द था कि लोग मेरे बारे में नहीं जानते, और जानते भी हैं तो ये जानते हैं कि मैं स्पाई केस में इन्वॉल्व हुआ था, और ये नहीं जानते कि मुझे निर्दोष साबित किया गया। आज भी गूगल में अगर मेरा नाम डालो तो लोग कहते हैं कि नंबी नारायण ऑफ द इसरो स्पाई केस। तो उस चीज़ को लेकर वो बहुत टच्ड और क्या कहते हैं, इमोशनल थे और खफा थे, एंग्री थे। पर उनकी किताबों को पढ़ने के बाद और इस केस को देखने के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, क्योंकि जो तेजस उनमें थी, जो तेवर थे, वो मुझे नहीं लग रहा था कि सिर्फ इस केस से उनका संबंध होगा। और जब मैंने रिसर्च किया और जब उन्होंने उनसे एक दिन बात की, और अचानक एक दिन जो उन्होंने कहा, उसने तो मुझे इतना, मतलब उससे इतना बड़ा धक्का पैदा हुआ, क्योंकि वो अपनी फिर अचीवमेंट के बारे में उस दिन बात करने लगे। प्रिंसटन से लेकर फ्रांस, स्कॉटलैंड से लेकर यूएसएसआर, रशिया टूटते समय, इंजन स्मगल करना, रॉकेट फैसिलिटी में अपना ये दिखाना कि उनको फ्रेंच नहीं आती, जबकि 3 साल से वो फ्रेंच सीखते रहे हैं। एक ऐसा रॉकेट इंजन बनाना जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ। ये कहानी तो एक जेम्स बॉन्ड के बाप की कहानी है। अच्छा। और ये हमारे देश में रह रहे हैं, ये ट्रिवेंड्रम में रह रहे हैं, और इन्होंने जो इंजन बनाई है, इसी वजह से इनको पद्म भूषण मिला है। ये सब हम जानते नहीं। राइट। आप नहीं जानते, हमारे कैमरा के पीछे वाले दोस्त नहीं जानते। और इनकी जो, तो ये मुझे लगा कि एक नेशनल डिससर्विस है। और जो इन्होंने इन्वेंशन किया है, उसकी अहमियत हमारे ज़िंदगी में क्या है, ये भी नहीं जानते। आने वाले 10 सालों में इससे हमें कितना फ़र्क पड़ने वाला है, इससे हमें, इसकी क्यों हमें इतनी ख़ास ज़रूरत है, ये भी नहीं जानते लोग। तो ये मेरे दिमाग में एक जुनून सा चढ़ गया, मतलब मेरा खून खौल गया। और उसके बाद हमने आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देखा। मतलब मैं और मेरी टीम जो सब कुछ इतने मोटिवेट हो गए थे, फिर हमने कहा कि जो चाहिए कर लेते हैं। मैंने लिखा भी। मुझे लगा कि एक्टिंग तो मुझे ही करनी चाहिए, क्योंकि मैं इनकी तरह दिखता हूँ, मुझे ये टेक्नोलॉजी समझ में आती है। और मेरे मुंह से जब मैं स्पेसिफिक इम्पल्स या लोअर ऑर्बिटल वैल्यू कहूँगा तो लोगों को नहीं लगा कि मैं पहली बार कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर नहीं मिला, तो हमने कहा कि खुद ही प्रोड्यूस कर लेंगे। और हमारे डायरेक्टर एन वक्त पे डायरेक्ट नहीं कर पाए, उनका कमिटमेंट कहीं और चला गया था, क्योंकि हम कास्टिंग में लेट हो गए। तो हमने कहा ये भी हम कर लेंगे। तो ये बवाल हमने एक्चुअली जो है इसलिए किया क्योंकि हमारे सर पे खून सवार था। हम आज मुड़ के अगर देखते हैं तो लगता है कि यार क्या सोच के किया तुमने जी। एक फिल्म को एक लैंग्वेज में बनाने के लिए लोगों के बनाते लोगों की नानी याद आ जाती है। आपने एक फिल्म को 3 लैंग्वेज में बनाया, लाइव साउंड किया, नो प्रोस्थेटिक्स यूज़ किया, 8 कंट्री में शूट किया, और रॉकेट इंजन दिखाया जो आज तक कोई स्क्रीन नहीं दिखा रहे। राइट। तो ये सब बड़ा चैलेंज था। पता नहीं कैसे खत्म हो गया, लेकिन जुलाई 1 तारीख को पता चलेगा कि हमने किस हद तक इसको अच्छी पिक्चर बनाई है।
माधवन इतने अच्छे एक्टर है, ज़बरदस्त फिल्मों में काम किया आपने, साउथ में भी किया है, यहाँ पर भी किया है। डायरेक्शन पर अभी थोड़ा फोकस कर रहे हो आप ज़्यादा? आर यू इंटरेस्टेड मोर इनटू डायरेक्शन? मैं लाइफ में नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहते हो? मतलब एक मूड में आके कर दिया, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करना चाहता हूँ जी। रियल लाइफ को जब भी हम पर्दे पर लाते हैं तो आपको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि दैट यू नो द ऑडियंस शुड लाइक इट? कोई भी फिल्म करते समय यही प्रेशर होता है ना भाई, कि आप लोगों को आपका काम पसंद आए। एक ज़माने में सिर्फ हमें एक्टर माना जाता था, आजकल हम सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। हॉलीवुड जो है अमेरिका के इमेज को बरकरार रखने में जो जो चीज़ें की हैं वो उसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। वो दिखाया हमेशा कि अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है, वहीं पे सबसे हीरोज़ रहते हैं, वही हमारे दुनिया को बचा सकते हैं। तो ये सॉफ्ट पावर इंडिया में भी है। तो हम जब पिक्चर बनाते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे रिस्क लेने पड़ेंगे कि हम ये भी दिखाएं कि इंडियन साइंटिस्ट भी कैसे हैं, इंजीनियर्स भी दुनिया के सबसे मशहूर वाले हैं। तो हमेशा कोई भी फिल्म बनाते समय डर तो होता ही है, इसमें डर कुछ ज़्यादा है। जी। शाहरुख खान को आप किस तरह से ऑन बोर्ड लेकर के आए, किस तरह से हुआ? वही खुद ही ऑन बोर्ड हो गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने इस फिल्म की जिक्र की थी ज़ीरो के टाइम पे, और वो मुझे एक दिन उनके जन्मदिन में कह रहे थे कि मैडी वो कहानी मुझे अच्छी लगी, मैं उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा थैंक यू सर, बड़े प्यार से। कहता नहीं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो गया। 3 दिन बाद मैंने उनको जब मैसेज किया कि थैंक यू, आपको मेरा स्क्रिप्ट याद है, तो उनके असिस्टेंट ने फ़ौरन मैसेज करके कहा कि यार वो पूछ रहे हैं कि कितने दिन चाहिए, कब करना है। जी। मैंने कहा यार बैकग्राउंड में पासिंग वाला रोल तो मैं दे नहीं सकता ना, खान साहब को एक प्रोमिनेंट रोल है, वो करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद क्या था, आगे खान साहब मुझसे पैसे नहीं लिए, खुद के अपने कॉस्ट्यूम से लेकर कैरान तक उन्होंने ही पैसे दिए, और हिंदी में नहीं इंग्लिश में भी इस फिल्म को मेरे साथ इन्होंने किया। और जैसे कि सूर्या मेरे दोस्त साउथ से, दोनों ने ये किया। तो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यार, इसका पूरा यकीन है मुझे। रॉकेट हमेशा तेज दौड़ता है, एकदम फास्ट भागता है। कभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि आपको भी और तेज भागना पड़ा? भागना नहीं, इसमें तो उड़ना पड़ा। ये रॉकेट तो तेज उड़ता है, अंतरिक्ष में चला जाता है एक झपकी में, पर हमारा दिमाग जो है वो रॉकेट से कहीं ज़्यादा भागता है, यू नो, और कहीं तेज़ी से हर एक जगह पहुंच जाता है। तो इस फिल्म के लिए हालांकि 6 साल लग गए, पर हम हमेशा भागते रहे। आज भी भागता रहा हूँ, आज भी भाग रहा हूँ अकेले ही। एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो पहले कोई फिल्म की पब्लिसिटी में करता नहीं होगा जी, क्योंकि एक फिल्म की पब्लिसिटी जब होती है तो बैठते तो 4 लोग बैठते हैं, बातें होती हैं। ये तो मैं अकेला बैठ के कर रहा हूँ, सो इट्स यूनिक, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और रॉकेट हमेशा फास्ट भागता है। कभी लाइफ में आपके ऐसा हुआ है कि आपको रुकना पड़ा, कि कहाँ पर एक स्टेज आया कि देयर यू हैड टू स्टॉप? हर एक इंसान के लाइफ में पर्सनली, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली कभी न कभी रुकावट आती है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ रखो, प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ रखो। ये क्योंकि इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो गाड़ी थमेगी, रुकेगी, ये ज़िंदगी की रीत है जी। तो प्रोफेशनली अगर आपकी गाड़ी स्लो चल रही है तो पर्सनली में गाड़ी बढ़ाइए, फैमिली की ओर ध्यान दीजिए, बच्चों की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर कुछ कठिनाई हो तो प्रोफेशनली ज़्यादा कंसंट्रेट करें। सो दैट इज़ व्हाई इट्स ऑलवेज स्टॉप्स यार। आपकी फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई, स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, इतना ज़्यादा प्यार मिला आपको, तो हाउ वाज इट फॉर यू? एन अचीवमेंट कह सकते हैं? कैन में जब ये फिल्म दिखाई गई मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि पहली बार बहू को हम दिखा रहे हैं नो बहू को दिखा रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्या है कि वो लड़के दिखने आते हैं ना, तो आपको पता है कि फीलिंग हो गई। हाँ, आपको लगता है कि आपकी बेटी एकदम दुनिया की सबसे शानदार बेटी है। अच्छा। पर सामने वाले को भी लगना चाहिए। नहीं बिल्कुल होगी वो। नहीं, पर मैं तो बहुत डरा हुआ था। अच्छा। क्योंकि मुझे तो लगा कि मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है, पर एंड वक्त से पहले मुझे पिक्चर दिखाना पड़ा। और पिक्चर रिलीज होने से 1 महीने पहले ये वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, तो या तो मैं अपने सर के बल गिरने वाला हूँ या फिर बच जाऊँगा। पर जहाँ पे लोगों ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया 10 मिनट तक, मुझे कम से कम इतना एहसास हो गया कि मैंने बहुत फुद्दू पिक्चर तो नहीं बनाया जी। शायद बचने का चांसेस है। नम्बी साइंटिस्ट की तरह दिखना, वो लुक क्रिएट करना, एंड टू स्पीक लाइक हिम, बॉडी लैंग्वेज, ये सब काफ़ी डिफिकल्ट था आपके लिए। खास करके लुक की बात करें तो वो किस तरह से आपने क्रिएट किया? जैसे मैंने पहले ही कहा, इस फिल्म में मैंने कई चीज़ें की हैं जो पहले किसी ने सिनेमा में नहीं किया है। तो जैसे मैं कह रहा था ना, वैजन बनाना और नम्बी, जैसे बालों को सफ़ेद करने के लिए मुझे चेयर पे 14 घंटा बैठना पड़ा। उस 14 घंटे में मेरे दिमाग में क्या घूम रहा था मुझे ही पता है जी। और मेरी बीवी तो कह रही थी कि भैया तुम इतना ही केमिकल ट्रीटमेंट कर चुके अपने बालों को कि अब तो गंजा ही होगा, तो मतलब गया काम से। अच्छा, इतना माने? हाँ, पर मैं बाल बच गया क्योंकि अभी भी बरकरार हैं और मेरा रिसर्च खरा निकला। चाहे वो वजन बढ़ाने का तरीका हो या वजन कम करने का या फिर बालों को कलर करने का या दांतों को शेप बदलने का, सब कुछ करके हम वापस नॉर्मल हो गए जी। एंड आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट। माधवन जी, टॉकिंग अबाउट योर सन, ही इज सच अ गुड स्विमर, इतनी सारी चीज़ें अचीव की है, एंड ही इज सो गुड लुकिंग। सो व्हेन डू वी बी
He's so good looking. And when do we get to see him on screen? कभी वो एक्टिंग में आएंगे जिस तरह से मैडी आए थे? नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कभी उसको फोर्स नहीं करूँगा। फिलहाल तो उसको कोई दिलचस्पी नहीं है एक्टर बनने का। वो पूरा मतलब अभी स्विमिंग ही कर रहा है और हम दोनों को पता है कि उसको कुछ ज़्यादा ही अटेंशन मिल रहा है बिकॉज इज़ माई सन। अब उसके अचीवमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं पर अब तो ओलंपिक बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, तो भाई साहब को काम करने दीजिए। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे एक्टर बनना है। अच्छा। और मैंने भी कभी पूछा नहीं। मेरी बीवी पूछती है कि यार तू दिखने में तो एक्टर की तरह है, कभी कर ले, तो वो हंसता है, कहता है बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो वो सिर्फ स्विमिंग कर रहा है एंड आई एम वी आर ऑल हैप्पी विद दैट। जरा भी इंटरेस्ट नहीं उनको एक्टिंग? अभी तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा उन्होंने, मतलब पिक्चर देखने में या एक्टिंग करने में या किसी फिल्म के बारे में। मैं उसने रॉकेटरी देखी और जैसे कि विक्रम वेदा देखने के बाद आया और मुझे हक किया कि ही सेड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये स्विमर लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं। अच्छा। वो मुझे कभी कभी शक होता है कि ये मेरा बेटा है या मेरा बाप इस तरीके से बात करता है मेरे साथ। तो जब उसने रॉकेटरी देखी तो मुझे याद है उसने कहा, मेरी ओर देखा, अजीब सा लुक दिया उसने, कहता आई वांट टू शो टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो मैंने कहा दिखा दे। फिर उसने कहा ऐसे यार तुझे लगता नहीं है तेरी ड्यूटी ये है कि यार मैं तेरा बाप हूँ, मैं 6 साल से ये पिक्चर बना रखा हूँ, कि तेरे को कुछ तो कहना चाहिए पिक्चर के बारे में। तुझे क्या लगता है तू खाली फुटेज खा रहा है क्योंकि तो मेरा बेटा है? तो कहता है obviously you should understand now if I'm telling you I want to meet my friends that I'm very proud of the film। अब मैंने कहा यार ये तुम्हारे बच्चों की जो ऑब्वियस चीज़ है ना मेरे को समझ नहीं आती यार, तुम मुंह खोल के बोल रहे हो अच्छी लगेगी नहीं। तो भाग के आया, मुस्कुरा के मुझे हक किया, बोला यार आर जीनियस। तो मैं बहुत खुश हूँ। लोग चाहते हैं, लेकिन फैंस चाहते हैं कि आर एस स्टेडियम का सीक्वल हो तो योर सन शुड लाइक यू नो प्ले इट। भाई साहब मैं सच बताऊँ, अगर हम सीक्वल बनाते ना वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बना रहे हैं जी। किसी के दिल में मतलब सिनेमा के लिए प्यार नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं आई एक्सेप्ट फॉर तनु वर्धमान रिटर्न्स, क्योंकि उस वक्त मुझे पता था कि ये एक ऐसी फिल्म बन रही है जो अगर आपने तनु वर्धमान 1 भी नहीं देखा होगा ना तभी ये फिल्म एंटरटेन करेगी। तो मैं आर एस स्टेडियम का सीक्वल विकल नहीं बनाना चाहता, कोई और यंग एक्टर आ जाएं उसमें करें, इट बी बेटर। जी, एक छोटा सा क्विक फन सेगमेंट कर लेते हैं। हाउ डू यू टेक सक्सेस? एज आई टेक माई फेलियर्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। योर फर्स्ट सैलरी was 50,000 rupees। कहाँ मिली थी और कुछ बताएंगे? As a professor, I was teaching. I had my own consultancy. तो 10 दिन के टीचिंग के लिए मुझे 50,000 रुपए दिए गए थे। Failures, how do you take failures? Exactly like success with a pinch of salt। Your first crush in school, college? My maths teacher in the 4th standard। उनकी जुल्फें बहुत खूबसूरत थीं। मुझे लगा कि बहुत प्यारी लग रही थी वो। फिर उसके बाद तो मैं मैथ्स में कभी पास ही नहीं हुआ। तो उन्होंने सीधा ये दे दिया एकदम रिमार्क? उनकी गलती थोड़ी है। मैं मोहित हो गया था, मेरे दिमाग में मैथ्स के अलावा सिर्फ उनकी चेहरे घुस रहे थे, तो मैं क्या करूं। You're very romantic also, जो लोगों को पता नहीं था। हाँ, वेरी रोमांटिक। मेरी बीवी कहती है कि तू बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। अच्छा। एक्चुअली मैं वो ट्रेडिशनल टाइप का रोमांटिक भी नहीं हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं वैलेंटाइन डे पे फूल दे दूंगा या सरप्राइज दे दूंगा बर्थडे पे। मुझे लगता है कि अगर किसी से आप प्यार करते हो तो हर रोज दिखाना चाहिए, कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि आपने किसी को फूल दे दिया या प्यार दिखा दिया या कोई गिफ्ट दे दिया। जी, तो मैं उस टाइप का बंदा हूँ। माधव जी, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। फिल्म का जो प्रोमो है बहुत ही ज़बरदस्त है और हमें पूरा यकीन है कि लोग जो है बिल्कुल फिल्म थिएटर में जा करके देखेंगे। दे विल लव द फिल्म। हाउ स्वीट यार। जी, थैंक यू फॉर ऑल दीज पॉजिटिव वर्ड्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर टॉकिंग टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।